टेक गुरु वीव्यू विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, AWS D1.1 इन हिंदी एंड अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल वेल्डिंग कोड और स्टील। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि AWS D1.1 फैब्रिकेशन जो रिलेटेड चैप्टर है उसका ये तीसरा सेशन है। इससे पहले 2 सेशन ऑलरेडी बना करके हम आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, लास्ट जो सेकंड नंबर का जो वीडियो था, सेकंड पार्ट था फैब्रिकेशन का, उसमें हमने डिफेक्ट के बारे में, डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया था और इसमें अभी हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। फॉर डिसकंटिन्यूटी ग्रेटर देन 1 इंच और 25 mm इन लेंथ एंड डेप्थ डिस्कवर्ड ऑन कट सरफेस द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी ऑब्जर्व। दोस्तों, अगर डिसकंटिन्यूटी का लेंथ 25 mm से ज़्यादा, लेंथ एंड डेप्थ आर डिस्कवर्ड ऑन का कट 25 mm से ज़्यादा है तो फॉलोइंग जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं दोस्तों, 5.1 में एज डिसकंटिन्यूटी इन कट मटेरियल, C 5.1 5.11 जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसका इमेज ये दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, वेयर डिसकंटिन्यूटी सच एज YX और WX और Y इन फिगर 5.1, जैसा दोस्तों देख रहे हैं फिगर में दिया हुआ है WX और Y, ये 3 डिसकंटिन्यूटी है जो सरफेस पे है। ठीक है दोस्तों, ऑब्जर्व प्रायर टू कंप्लीशन द जॉब को कंप्लीट करने से पहले, कंप्लीशन द ज्वाइंट, द साइज एंड शेप ऑफ डिसकंटिन्यूटी शैल बी डिटरमाइंड बाय UT, द एरिया ऑफ डिसकंटिन्यूटी शैल बी डिटरमाइंड एज एन एरिया टोटल लॉस ऑफ बैक रिफ्लेक्शन वे आर टेस्टेड इन कॉन्फॉर्मेंस with the procedure of ASTM 435 specification for straight beam ultrasonic examination of steel plates। दोस्तों, जो भी डिसकंटिन्यूटी हमें, जैसा कि हम 5.1 में देख पा रहे हैं इमेज में, जो भी हमको डिसकंटिन्यूटी, सरफेस डिसकंटिन्यूटी देखेगा उसका जो लेंथ ऑफ डिफेक्ट होगा, जो टोटल कितना डिफेक्ट है, वो ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के माध्यम से हम उसको डिटेक्ट करेंगे। जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग प्रोसीजर है दोस्तों ASTM 435 में दिया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं आप लोग के बीच में, तो जितना भी सब रिलेटेड वीडियो है, एक एक करके टॉपिक है, एक एक करके उसके ऊपर हम वीडियो बनाते जाएंगे और आप लोग के बीच में हम शेयर करते जाएंगे। तो दोस्तों, ASTM 435 के अकॉर्डिंग हम इसको डिसकंटिन्यूटी को एग्जामिन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फॉर एक्सेप्टेंस फॉर ऑफ WX और Y, अगर डिसकंटिन्यूटी WX और Y ये 3 जो डिसकंटिन्यूटी है, इसको एक्सेप्टेंस के लिए क्या करेंगे, तो द एरिया ऑफ डिसकंटिन्यूटी और द एग्रीगेट एरिया ऑफ मल्टीपल डिसकंटिन्यूटी। दोस्तों, एरिया ऑफ डिसकंटिन्यूटी और एरिया ऑफ एग्रीगेट एरिया ऑफ मल्टीपल डिसकंटिन्यूटी, दोस्तों इसमें स्पेसिफिकली हम 435 की जब जिक्र करेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि डिसकंटिन्यूटी और एग्रीगेट एरिया ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शैल नॉट एक्सीड 4% ऑफ द कट मटेरियल एरिया लेंथ टाइम विड्थ विथ द फॉलोइंग एक्सेप्शन। अगर ये 4% से एक्सीड नहीं करता, तो if length of discontinuity or aggregate width of the discontinuity on any transverse section as measured perpendicular to the cut material length exceed 20% of cut material width, the 4% cut material area shall be reduced by the percentage amount of width exceeding 20%। दोस्तों, अगर ये लेंथ और विड्थ का हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसा कि 20% में कट मटेरियल का विड्थ दिया है, 4% कट मटेरियल का एरिया दिया है और विड्थ परसेंटेज ऑफ विड्थ जो 20% एक्सीड हुआ है। फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए कि इफ़ डिसकंटिन्यूटी इज 30% ऑफ द कट मटेरियल विड्थ, अगर डिसकंटिन्यूटी है 40%, जो कट मटेरियल विड्थ है उसका 40% है, तो the area of discontinuity cannot exceed 3.6% of cut material area। तो इसमें जो एरिया ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा वो 3.6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, द डिसकंटिन्यूटी ऑन द कट सरफेस ऑफ द कट मटेरियल शैल बी रिमूव
to a length of 25 mm beyond its intersection with surface by chipping, gouging or grinding, and blocked off welding with low hydrogen process in layer not exceeding 3 mm in thickness for at least first 4 layer। दोस्तों अगर ये 3 पॉइंट्स कट मटेरियल के एरिया में है तो जो उसको है वो बैकगोजिंग करेंगे या ग्राइंडिंग करेंगे उस मटेरियल को और डिसकंटिन्यूटी को, और लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से उसको वेल्डिंग करेंगे। दोस्तों साथ में अभी देखना जाए कि जो लेयर हम वेल्डिंग करेंगे वो लेयर का, एक लेयर का जो थिकनेस है वो 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो भी कितने लेयर तक, एटलीस्ट 4 लेयर तक 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपेयर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इफ़ ए डिसकंटिन्यूटी जेड जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि जो जेड डिसकंटिन्यूटी है वो सरफेस पे है, ठीक है, और टॉप मोस्ट सरफेस पे है। तो रिपेयर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इफ ए डिसकंटिन्यूटी जेड नॉट एक्सीडिंग द अवेलेबल एरिया इन 5.15.1.2। जैसा कि हम लोग टेबुलर फॉर्म में दिए हुए थे दोस्तों, देखिए कि उसमें जो डिफरेंस डिसकंटिन्यूटी का जो लेंथ दिया हुआ है एक्सेप्टेंस का, अगर फिर हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, अगर उसमें अलाउबल है, चलने लायक है तो चलेगा, नहीं तो फिर क्या करेंगे। इज द डिस्कवर्ड आफ्टर ज्वाइंट हैज बीन कंप्लीटेड एंड इट डिटरमाइंड टू बी 125 mm और मोर अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द वेल्ड। ठीक है, अगर साथ में जो डिसकंटिन्यूटी आया जो फेस वेल्ड से दूर है, वेल्डिंग यहाँ की है उससे ज़्यादा दूर है, एज मेजर्ड ऑन द कट बेस मेटल सरफेस इफ द डिसकंटिन्यूटी जेड इज लेस देन 25 mm फ्रॉम द फेस ऑफ वेल्ड इट शैल बी रिमूव्ड टू ए डिस्टेंस 25 mm from the fusion zone of the weld by chipping, gouging or grinding. It shall be blocked off by welding with low hydrogen process in layer not exceeding 3 mm in thickness for at least 4 layer। दोस्तों अगर ये जो डिसकंटिन्यूटी है वेल्ड जोन से अगर 25 mm के अंदर में है, वेल्ड जोन से अगर दूर है तो उसको रिपेयर नहीं करेंगे। अगर वेल्ड जोन से 25 mm के नज़दीक है, 25 mm में है, तो उसको ब्लॉक अप करेंगे, उसको चिपिंग ग्राइंडिंग करके उसको सेम जो प्रोसीजर है लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से उसको रिपेयर करेंगे, जिसमें 4 लेयर तक ईच लेयर जो भी है वो 3 mm से एक्सीड नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इफ द एरिया ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाई एक्स वाई और जेड एक्सीड द अलाउबल लिमिट इन 5.1 5.1.2 द कट मटेरियल और सब कंपोनेंट शैल बी रिजेक्टेड एंड रिप्लेस्ड और रिपेयर एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंजीनियर। दोस्तों जैसा कि हमने टेबल 1.12 का जो टेबल था उसमें हमने देखा कि क्या क्या डिसकंटिन्यूटी है, क्या क्या एक्सेप्टेंस है, क्या क्या एक्सेप्टेंस नॉर्म नहीं है, तो और कौन सा किसको रिजेक्ट कर सकते हैं, किसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो भी है, जो नॉर्म 5.15.1.1.2 को जो फॉलो करता है, अगर उससे एक्सीड कर रहा है डिसकंटिन्यूटी तो मटेरियल रिजेक्ट होगा या रिप्लेस होगा। और अगर रिपेयर करना है तो जो भी साइट इंजीनियर है, वो कॉन्सर्न जो इंजीनियर है उनके अकॉर्डिंगली उनका जो इंस्ट्रक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रिपेयर का। इन द रिपेयर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ मील induced discontinuity visually observed on cut surface, the amount of metal removed shall be minimum necessary to remove the discontinuity or determine that the limit in table 5.4 are not exceed. However, if weld repair is required, sufficient base metal shall be removed to provide access for welding. Cut surface may exist at any angle with respect to rolling direction. All weld repair of discontinuity, ठीक है दोस्तों, जो रिपेयरिंग हमें करना जैसा कि टेबल 5.4 में हमने देखा, अगर उसको फॉलो करते हुए कुछ डिसकंटिन्यूटी है जो रोलिंग सरफेस पे है तो हमें उसे रिपेयर करना है। सफिशिएंट जो बेस मेटल जो उसके इर्द गिर्द है उसको निकाल करके उसको रिपेयर करना है। तो ऑल वेल्डेड रिपेयर ऑफ डिसकंटिन्यूटी सेल पॉइंट नंबर 1 सुटेबली प्रिपरेशन द एरिया रिपेयर एरिया। दोस्तों क्या है प्रिपरेशन जो एरिया है
उसको सुटेबली प्रिपेयर करना है, जो रिपेयर एरिया है उसको सुटेबली प्रिपेयर करना है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों वेल्डिंग विथ एन अप्रूव्ड लो हाइड्रोजन प्रोसेस एंड ऑब्जर्विंग द अप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ दिस कोड। जो वेल्डिंग करना है वो अप्रूव्ड लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से करना है और जो प्रोसेस है वो भी अप्रूव्ड होना चाहिए, जो कि AWS D1.1 में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही रेफर करना चाहिए। थर्ड पॉइंट दोस्तों कि ग्राइंडिंग द कंप्लीट वेल्ड स्मूथ द प्लस सी 5.2 4.3.1 विद एडजेंट सरफेस टू द प्रोड्यूस वर्कमैन फिनिश। जो भी कंप्लीट जो वेल्ड है दोस्तों कंप्लीट होने के बाद में, जो भी रिपेयर वर्क कंप्लीट होने के बाद में जो वेल्ड को हम ग्राइंडली पूरा स्मूथ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट दिया हुआ है, नोट में पढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है। द रिक्वायरमेंट ऑफ 5.1 में नोट बी एडिकेट इन केस ऑफ टेंसाइल लोड अप्लाइड थ्रू द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। दोस्तों अगर टेंसाइल लोड एडिकेट है एंड टेंसाइल लोड के केस के एरिया में जो ये पॉइंट ऊपर मेंशन किया हुआ है 2 नंबर पॉइंट, वेल्डिंग विथ लोअर विथ एन अप्रूव्ड इलेक्ट्रोड प्रोसेस और ऑब्जर्विंग, जो ऑल 3 पॉइंट है ये अप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं और बात करते हैं जॉइंट प्रिपरेशन के बारे में। तो मशीनिंग, थर्मल कटिंग, गॉजिंग इंक्लूडिंग प्लाज्मा आर्क कटिंग एंड गॉजिंग, चिपिंग और ग्राइंडिंग में बी यूज बाई for joint preparation or removal of unacceptable work or metal, except that oxygen gouging shall not be used on the steel that are observed, quenched and tapered or normalized। दोस्तों क्या है, जो भी है जॉइंट प्रिपरेशन की बात करते हैं तो मशीनिंग, थर्मल कटिंग, वेग गॉजिंग से प्रोसेस से हम जॉइंट का प्रिपरेशन करेंगे। एक्सेप्ट ऑक्सीजन गॉजिंग जो होता है वो क्वेंच्ड एंड टेम्पर्ड और नॉर्मलाइज के स्टील के केस में यूज नहीं होता है। नेक्स्ट दोस्तों मेटल ट्रिमिंग की, मटेरियल ट्रिमिंग की बात करते हैं तो 4 साइक्लिकली लोडेड स्ट्रक्चर मटेरियल थिकर देन स्पेसिफाइड इन फॉलोइंग लिस्ट ट्रिम्ड इफ एंड रिक्वायर्ड द प्रोड्यूस ए सैटिस्फैक्टरी वेल्डिंग एज व्हेटएवर वेल्डेज कैरी कैलकुलेटेड स्ट्रेस एरिया। जो भी मटेरियल ट्रिमिंग इन केस ऑफ जो साइक्लिक लोडेड स्ट्रक्चर के केस में दोस्तों है, जो थिकर मटेरियल है, मटेरियल थिकर स्पेसिफाइड लिस्ट जो नीचे दिया हुआ है उससे अगर कोई थिकर मटेरियल तो उसको हम ट्रिम करके जो एक्चुअल जो है रिक्वायर्ड वेल्डिंग एज है उस पर ऊपर लाते हैं। वेल्ड इज टू कैरी कैलकुलेट स्ट्रेस, व्हेटएवर इज वेल्ड इज कैरी टू कैलकुलेट स्ट्रेस। सीयर मटेरियल थिकर देन 12 mm, अगर सीयर मटेरियल 12 mm से जाता है तो। रोल्ड एज ऑफ प्लेट और अदर देन यूनिवर्सल मिल प्लेट थिकर देन 3/8 इंच और 10 mm। टो ऑफ एंगल और रोल्ड शेप थिकर देन 16 mm। दोस्तों यूनिवर्सल मिल प्लेट और एज ऑफ फ्लैंज वाइड फ्लैंज इन सेक्शन थिकर देन 25 mm। द प्रिपरेशन फॉर बट ज्वाइंट शैल कन्फर्म द रिक्वायरमेंट ऑफ डिटेल ड्राइंग। दोस्तों जो भी है, जैसा कि हमने मेटल ट्रिमिंग में देखा, जो पॉइंट 1 नंबर से 5 के तक जो अप्लीकेबल है उसको हम प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों थर्मल कटिंग की प्रोसेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक आर्क कटिंग एंड गॉजिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग प्लाज्मा आर्क एंड कटिंग गॉजिंग एंड ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग process are recognized under this code for use in preparation, cutting, trimming of material. The use of process shall confirm the applicable requirement of clause 5। जो भी जो थर्मल कटिंग प्रोसेस है दोस्तों, इसको कोड में, रेफरेंस कोड में अलग अलग जगह पर जो डिजिनेटेड किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। अदर प्रोसेस के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों तो अदर थर्मल कटिंग एंड गॉजिंग प्रोसेस में भी यूज अंडर दिस कोड प्रोवाइडेड द कॉन्ट्रैक्टर डेमोन्स्ट्रेट टू इंजीनियर एंड एबिलिटी टू सक्सेसफुली यूज द प्रोसेस। अगर इसके अलावा जो भी थर्मल कटिंग जो भी प्रोसेस है जो इस AWS D1.1 में दिया हुआ है, अगर उसके अलावा जो भी अगर यूज करना चाहता है कॉन्ट्रैक्टर प्रोसेस तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा इंजीनियर के, और उसको सेटिस्फेक्शन होना पड़े, सेटिस्फैक्ट्री देखना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस बराबर है कि नहीं है, तब वो अदर प्रोसेस से भी वो कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं प्रोफाइल एक्यूरेसी के बारे में। तो स्टील एंड वेल्ड मेटल शैल बी थर्मली कट प्रोवाइडेड टू स्मूथ एंड रेगुलर सरफेस फ्री फ्रॉम क्रैक एंड नोच इज सेक्योर्ड
and provide that the accurate profile is secured by the use of mechanical gauge. For cyclically loaded structure, freehand thermal cutting shall be done only where approved by the engineer. अगर दोस्तों थर्मल कटिंग प्रोसेस की अगर प्रोफाइल एक्यूरेसी की बात करते हैं तो प्रोफाइल एक्यूरेसी जो भी है, प्रोफाइल है, जो भी एज है, कट एज है, वो नोच फ्री, क्रैक नोच सब फ्री होना चाहिए। ओके, फ्री हैंड थर्मल कटिंग अलाउ साइक्लिक लोड के केस में अगर साइट इंजीनियर अप्रूव करता है तभी ही साइक्लिक लोड के केस में हम फ्री हैंड कटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज फ्री हैंड कटिंग अलाउ नहीं है। रफनेस रिक्वायरमेंट की बात करते हैं दोस्तों, इन थर्मल कटिंग द रिक्वायरमेंट शैल बी एडजस्ट एंड द मैनिपुलेट टू अवॉइड कटिंग बियॉन्ड इनसाइड द प्रिस्क्राइब लाइन। द रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर द evaluation of cut surface shall be surface roughness gauge including AWS C 4.1-77 criteria for describing oxygen cut surface and oxygen cutting surface roughness gauge। दोस्तों अगर रफनेस की बात करते हैं, सरफेस रफनेस की बात करते हैं तो एडजस्ट जो कटिंग सरफेस कैसा होना चाहिए, तो प्रिस्क्राइब लाइन के बियॉन्ड बाहर कटना चाहिए। और जो भी सरफेस रफनेस का रिक्वायरमेंट है AWS C 4.1-77 में उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है दोस्तों कि अगर ऑक्सीजन से कटिंग करते हैं, ऑक्सीजन कट प्रोसेस से, तो वो कैसा होना चाहिए, उसको AWS C 4.1-7 को बाद में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द रफनेस ऑफ द थर्मल कटिंग सरफेस शैल बी इवेल्युएटेड बाई विजुअल कंपेयरिंग द गैस कट सरफेस to the other rough represent the roughness gauge. Surface roughness shall not be greater than represented by sample 3। दोस्तों जैसा कि ये बताया हमने कि ये जो रफनेस का AWS जो C 4.1-77 में कुछ रफनेस गेज दिया गया है, उस गेज से कंपेरिजन करके हम रफनेस का क्राइटेरिया को एवलुएट करेंगे कि कितना है कितना नहीं है। ठीक है, except that the end of member not subjected to calculated stress scope in beam with the plane thickness not exceeding 50 mm and other material over 100 mm to 200 mm surface roughness shall not be exceed that represented in sample 3। दोस्तों उसमें दो सैंपल 2 और सैंपल 3 दिया हुआ है। उस सैंपल को बेस पे अगर बात करते हैं, सैंपल 3 अप्लीकेबल होगा अप टू 50 mm तक एंड मटेरियल फॉर 100 mm से 200 mm के बीच में हम जो अपने सैंपल 2 की बात करेंगे, सब पर सैंपल 2 अप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करते हैं गॉज और नॉच लिमिटेशन के बारे में, तो रफनेस एक्सीडिंग दिज वैल्यू एंड नॉच और गॉज नॉट मोर देन 5 mm डीप ऑन अदर वाइज सेटिस्फैक्ट्री सरफेस शैल बी रिमूव्ड बाय द मशीनिंग और द ग्राइंडिंग। दोस्तों अगर रफ गॉज और नॉच लिमिटेशन की बात करते हैं तो जो भी गॉज लिमिटेशन जो सरफेस डेप्थ है 5 mm से ज़्यादा अगर हो तो जो भी है उसको ग्राइंडिंग करके कटिंग कर पूरा ग्राइंडिंग करके वो नोच को रिमूव करेंगे। नोच और गॉज नॉट एक्सीडिंग टू 5 mm may be repaired by the grinding if nominal cross section area is not reduced more than 2%। अगर जो नोच जो एरिया है अगर 5 mm से कम है तो उसको ग्राइंडिंग से रिमूव कर सकते हैं, बट जो रिड्यूस क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 2% से ज़्यादा रिड्यूस नहीं होना चाहिए। ग्राउंड और मशीन सरफेस shall be fair to original surface with slope not exceeding 1/10। Cut surface and adjacent edge shall be left free of slag in thermal cut surface। Occasionally notch or gouge may be approval of engineer be required by welding। दोस्तों क्या होता है अगर जब मशीनिंग और स्लोप की बात करते हैं, जो भी स्लोप अगर बात करेंगे, कटिंग स्लोप है एक पोजीशन से, सपोज आपको जैसे बता देंगे एक थिकर मटेरियल एक थिनर मटेरियल दोनों को हम बट वेल्ड करते हैं तो दोनों में जो डिफरेंस होता है, थिकनेस का जो डिफरेंस होता है दोस्तों, तो जो थिकर मटेरियल को प्रिपेयर्ड करके हम थिनर के अकॉर्डिंग फेस पे लाते हैं। जो स्लोप होता है उस केस में वो 1:10 को स्लोप को मेंटेन करना पड़ेगा या फिर कम ही करना पड़ेगा। बट इन केस कहीं थर्मल कटिंग नोज में अगर जो भी ज़्यादा कटिंग हो गया जब ज़्यादा कटिंग हो गया फिर तो उस केस में आइदर उसको ग्राइंड करके निभाते हैं या फिर साइट इंजीनियर के
अप्रूवल लेकर के उसको वेल्ड करके रीबिल्ड करके बाई वेल्डिंग हम रिपेयर कर सकते हैं। री इंट्रेंट कॉर्नर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। री इंट्रेंट कॉर्नर ऑफ कट मटेरियल शैल बी कन्फर्म form to provide a gradual transition with a radius not less than 25 mm except corner in connection material and beam cope. Adjacent surface shall meet without offset or cutting past to point of tangency. The re-entrant corner may be formed by thermal cutting followed by grinding if necessary in conformation the surface requirement of 5.1 5.4.3. जैसा जो री इंट्रेंट कॉर्नर होता है दोस्तों, सपोज एक बीम के फ्लैंज को एक बीम के वेब में दूसरे बीम को हम इंट्रोड्यूस करके दोनों का फ्लैंज एक दूसरे के परपेंडिकुलर और वेल्डिंग करते हैं, तो जो वेब के या फिर फ्लैंज के कॉर्नर पे जो कॉर्नर होता है उसको री इंट्रेंट कॉर्नर बोलते हैं। उस कॉर्नर को जो भी दोस्तों वो 25 mm जो रेडियस मिनिमम 25 mm रखना चाहिए। वेल्ड एसेस होल बीम कोप एंड कनेक्शन मटेरियल की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो वेल्ड एसेस होल बीम कोप एंड कट सरफेस इन कनेक्शन मटेरियल शैल बी फ्री फ्रॉम नोच। अगर ये सब बात करते हैं तो नोच से फ्री होना चाहिए। बीम कोप एंड कट सरफेस कनेक्शन मटेरियल शैल बी फ्री फ्रॉम शार्प इंट्रेंट और री इंट्रेंट कॉर्न। और जो भी बीम का कोप और कट मटेरियल जो फ्री सरफेस होना चाहिए वो शार्प, जो भी री इंट्रेंट कॉर्नर होना चाहिए वो शार्प नहीं होना चाहिए दोस्तों। और वेल्ड एसेस होल शैल बी प्रोवाइडेड ए स्मूथ ट्रांजिशन दैट डज नॉट कट past the point of tangency between adjacent surface and shall meet the surface requirement of 5.1 5.4.3। जैसा कि 5.1 5.43 में हमने डिस्कस किया दोस्तों, जो भी मटेरियल है जिसको यूज कर रहे हैं वो भी वेल्डिंग या फिर फिटिंग पोजीशन पे जो है वो पूरा सरफेस डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। वेल्ड एसेस होल डायमेंशन दोस्तों, अगर वेल्ड एसेस होल डायमेंशन की बात करते हैं तो ऑल वेल्ड एसेस होल शैल बी लेन फ्रॉम द एज ऑफ वेल्ड प्रिपरेशन इनसाइड सरफेस नो लेस देन 1.5 टाइम द थिकनेस ऑफ द मटेरियल इन which hole is made. The minimum height of the SS hole shall be thickness of material the SS hole but not less than 19 mm, or does the height need to exceed to 50 mm, the SS hole shall be detailed to provide room for weld backing and need to provide adequate thickness for welding. दोस्तों अगर एसेस होल की बात करते हैं तो जो भी कोई भी एसेस होल होगा वो जो मटेरियल के थिकनेस से 1.5 टाइम इनसाइड होना चाहिए, उससे अंदर होना ही चाहिए। मटेरियल का अगर थिकनेस सपोज 50 mm है तो 1.5 mm मतलब 75 एज से 75 mm वो दूर होना चाहिए। बट मिनिमम हाइट ऑफ थिकर मटेरियल के थिकर की अगर बात करते हैं, अगर 50 mm जैसे हमने बात किया 75 mm, बट ये लोअर के केस में अप्लीकेबल। अगर थिकर की बात करते हैं, अगर 10 की बात करें तो 15 mm होगा। अगर थिकर की बात करते हैं जैसे हमने 50 mm का के लिए एग्जांपल के लिए समझाया, बट वो 50 के लिए वो अप्लीकेबल नहीं है। तो अगर 50 mm की बात करते हैं, अगर थिकर मटेरियल है तो उस केस में 19 mm एज से 19 mm या फिर मैक्सिमम 50 mm, मिनिमम 50 mm एज से होना चाहिए। डिपेंड करता है दोस्तों थिकनेस ऑफ मटेरियल पे एसेस होल का पोजीशन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेल्ड एसेस होल इन रोल्ड सेक्शन की बात करें तो द एज ऑफ वेब शैल बी स्लोप्ड और कर्व्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्लैंज टू री-इंट्रेंट सरफेस ऑफ द एसेस होल। नो कॉर्नर ऑफ द वेल्ड एसेस होल शैल बी रेडियस लेस देन 9 mm। दोस्तों अगर बात करते हैं एसेस होल इन वे रोल्ड सेक्शन का, तो जो भी रोल्ड सेक्शन में हम भी कर्व पोर्शन से दूर होना चाहिए, और कर्व पोर्शन से दूर के साथ जो भी रेडियस है नो कॉर्नर जो भी मिनिमम 9 mm होना चाहिए। वेल्ड एसेस होल इन बिल्टअप सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो फॉर बिल्टअप सेक्शन वेयर द वेल्ड एसेस होल इज मेड
आफ्टर सेक्शन इज वेल्डेड द एज ऑफ द वेब shall be sloped or curved from the surface of the flange to the reentrant surface of the SS hole. No corner of the weld hole shall have radius less than 9 mm. दोस्तों अगर वेल्ड बिल्टअप सेक्शन की बात करते हैं, वेल्ड बिल्टअप सेक्शन की बात करते हैं तो सेम अगर रोल्ड सेक्शन का जो भी है एज से स्लोप से दूर होना चाहिए और साथ में जो भी री इंट्रेंट कॉर्नर होना चाहिए वो एसएस होल का जो कॉर्नर होना चाहिए उसका रेडियस 9 mm से कम नहीं होना चाहिए. For built-up section where the SS hole is made before the section is welded, अगर जहाँ section welded से पहले बनाया गया है, the SS hole may be terminate perpendicular to the flange, providing well is terminated at least distance equal to the well size away from the SS hole. Fillet weld shall not be returned through the SS hole. See figure 5.2. अगर 5.2 में बढ़ते हैं दोस्तों, ये कैसे ये दिया हुआ है SS hole. देखिए दोस्तों ये फिगर 5.2 में आप देख सकते हैं बैकिंग यूज जो भी एसएस होल के लिए दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है दोस्तों, और शेप दिया हुआ है बैकिंग होल. अब ये देखिए रोल्ड शेप, ग्रूव वेल्डेड शेप, रोल्ड शेप, फिलेट शेप, नो नीड टू टेंजेंट नोच प्रोविटेड, ऑप्टिकल मेथड फॉर रेडियस, जैसा कि ये इमेज में दिखा हुआ है दोस्तों. साथ में कुछ नोट दिया हुआ है नीचे. रेडियस शैल बी स्मूथ नोच फ्री आर 10 mm, टिपिकल 2 mm, 12 mm. एसएस होल मेड आफ्टर वेल्डिंग वेब टू फ्लैंज. बी क्या है दोस्तों, बी में जो दिया हुआ है एसएस होल मेड टू बी फ्लैंज. सी क्या है दोस्तों, एसएस होल मेड बिफोर वेल्डिंग वेब टू फ्लैंज. द वेब टू फ्लैंज वेल्ड शैल नॉट बी रिटर्न थ्रू द होल. अगर डी एच मिनिमम की बात करते हैं दोस्तों तो एच मिनिमम 3/4 20 mm और टी डब्ल्यू वेब थिकनेस वेयर ग्रेटर एच मिनिमम नीड नॉट एक्सीड टू 50 mm. ठीक है दोस्तों. ई की बात करें अगर इसमें ई आर टिपिकल डिटेल फॉर ज्वाइंट वेल्डिंग अगेंस्ट द स्टील बैकिंग अल्टरनेटिव ज्वाइंट डिजाइन शैल बी कंसीडर्ड. कुछ नोट दिया हुआ है दोस्तों. नोट में अगर डिस्कस करते हैं तो नोट में दिया हुआ फॉर रोल्ड शेप एंड फ्लैंज थिकनेस ग्रेटर देन 50 mm and built up shape for wave material thicker than the 40 mm, preheat to 150 65 degrees Celsius prior to thermal cutting. Grind and inspect thermal cutting edge to SS hole using MT or PT method prior to making wave and flange splice groove weld. दोस्तों अगर कुछ भी हम जैसा कि दिया हुआ है इसमें कि अगर रोल्ड सेक्शन के फ्लैंज की बात करते हैं या फिर बिल्टअप के अगर वेब की बात करते हैं, अगर बिल्टअप रोल्ड का फ्लैंज 50 mm से ज़्यादा है और बिल्टअप का वेब 40 mm से ज़्यादा है, जो भी हम अगर होल करते हैं, ठीक है, ऐसे होल करते हैं वेब फ्लैंज स्प्लाइसिंग के लिए, तो उस समय जो होल कटिंग के समय में जो मटेरियल का टेम्परेचर होना चाहिए वो एटलीस्ट 65 डिग्री प्रायर टू थर्मल कटिंग वो हीट होना चाहिए. और उसको इंश्योर करना है बाद में थर्मल कटिंग एज को हमको काट करके पूरा क्लियर स्मूथली करना है और होल का जो एसएस होल को यूजिंग एमटीपीटी मेथड से उसको चेक करना है दोस्तों. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और गैल्वेनाइज्ड शेप के बारे में बात करते हैं. तो वेल्ड एसएस होल एंड बीम कोप in shape that are to be galvanized shall be ground or to brittle metal. If the curved transition portion of weld SS hole and beam cope formed to be pre-drilled or sawed hole, the portion of SS hole or cope not to be ground. दोस्तों कभी कभी क्या होता है गैल्वेनाइज जो हमें कभी कभी जो एसएस होल को है उसको बिल्टअप कर करके फाइनल करके वेल्ड करके ग्राउंड स्मिथ करना पड़ता है और कहीं कहीं जो एसएस होल का कोप को जो ज़रूरत नहीं है उसको हम नहीं करते हैं. अगर दोस्तों हेवी शेप की बारे में बात करते हैं तो फॉर रोल्ड शेप विथ फ्लैंज थिकनेस एक्सीडिंग 2 इंच 50 mm एंड वेल्ड सेक्शन विथ प्लेट थिकनेस एक्सीडिंग 50 mm इन विच द कर्व सरफेस ऑफ द एसएस होल इज थर्मली कट. अगर बात करते हैं दोस्तों 50 mm प्लेन थिकनेस अगर 50 mm है एंड वेल्डेड सेक्शन रोल्ड जो भी है वेल्डेड सेक्शन का भी अगर
50 mm है, तो उस केस में क्या करें दोस्तों, तो सरफेस ऑफ एसएस होल इज थर्मली कट, जो थर्मल कट करते हैं एसएस होल का जो सरफेस है, एंड ए मिनिमम प्री हीट, जो प्री हीट उस समय जो मिनिमम रिक्वायर्ड 66 डिग्री मिनिमम प्री हीट रिक्वायर्ड होता है। एक्सटेंडिंग 3 इंच 75 mm फ्रॉम एरिया वेयर द कर्व इज टू बी कट, जो भी है एक्सटेंडिंग एरियाज के से 75 mm जो है वहाँ से जो भी जहाँ हमें होल कर्व काटना है उससे 75 mm डिस्टेंस तक हमको हीट करना है। ठीक है। For heavy section, the thermally cut surface beam, cope, weld SS hole shall be ground and bright metal to inspected by either MT और PT, और उसको कटिंग करने के बाद मैग्नेटिक पार्टिकल और इंस्पेक्शन और क्या बोलते हैं डाई पेनिट्रेंट टेस्ट से हम उसको उसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं दोस्तों, चेक करते हैं। टैक वेल्ड एंड कंस्ट्रक्शन एड वेल्ड, टैक वेल्ड की अगर बात करते हैं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे टैक वेल्ड एंड कंस्ट्रक्शन एड वेल्ड के बारे में। तो जनरल रिक्वायरमेंट क्या है टैक वेल्ड का दोस्तों, तो टैक वेल्ड एंड कंस्ट्रक्शन एड वेल्ड भी इसको कहते हैं। इज एड वेल्ड शैल बी मेड विथ क्वालिफाइड और प्री क्वालिफाइड WPS एंड बाई क्वालिफाइड पर्सनल, जो भी टैक वेल्डिंग भी इवन AWSD 1.1 बोलता है दोस्तों कि हमें इवन टैक वेल्डिंग भी करना है जिसको, तो उसका भी क्वालिफिकेशन एक प्रोसीजर होना चाहिए, WPS होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग भी हमें टैकिंग करना चाहिए। टैक वेल्ड डेट आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनल वेल्ड एंड कंस्ट्रक्शन एड वेल्ड डेट आर नॉट रिमूव्ड शैल बी मीट विजुअल इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट बिफोर द मेंबर इज एक्सेप्टेड। जैसे दोस्तों दो तरह का टैक वेल्ड, एक जो कि हम वेल्डिंग करने से पहले रिमूव कर लेते हैं, दूसरा उसी पर के ऊपर से हम कंटिन्यूअस वेल्ड कर देते हैं। तो जहाँ कंटिन्यूअस वेल्ड उसी के ऊपर करना है उस टैक वेल्ड को हमें विजुअली प्रॉपर हमें इंस्पेक्शन करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं टैक वेल्ड एंड कंस्ट्रक्शन वेल्ड में एक्सक्लूशन की बात करते हैं। तो टैक वेल्ड एंड कंस्ट्रक्शन एड वेल्ड आर परमिटेड एक्सेप्ट डैट इन वन in tension zone cylindrically structure there are cells no tack weld no incorporated in final weld except the permitted by 2.1.6.2 और नॉर कंस्ट्रक्शन एड वेल्ड। दोस्तों कहीं कहीं जो एरिया होता है वहाँ जो कि है टैक वेल्ड और सिलेंड्रिकली लोडेड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ टैक वेल्ड और एड वेल्ड अलाउ नहीं होता है। फाइनली वेल्ड परमिटेड, जैसा कि 2.6.2 में दिया हुआ, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लोकेशन मोर देन 1/6 ऑफ द डेप्थ ऑफ द वेव फ्रॉम टेंशन फ्लैंज बीम गर्डर कंसीडर आउटसाइड द टेंशन जोन ऑन द मेंबर मेड क्विंच टेम्पर स्टील स्पाइड रेजिस्टेंट ग्रेटर देन 70 KSI टैक वेल्ड आउटसाइड द फाइनल वेल्ड एंड कंस्ट्रक्शन एड वेल्ड शैल रिक्वायर टू अप्रूवल ऑफ इंजीनियर। साथ में दोस्तों हमें देखना है कि जो भी मटेरियल है उसका केस है स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें टैक वेल्ड का प्रोसीजर रखना है। एक दोस्तों अगर रिमूवल की बात करते हैं टैक वेल्ड रिमूवल की, तो एट लोकेशन अदर देन 5.1.2 जैसा कि ऊपर में हमने डिस्क्राइब किया, टैक वेल्ड एंड कंस्ट्रक्शन एड वेल्ड नॉट incorporated into final weld shall be removed when required by engineer। जहाँ incorporated नहीं है, जहाँ यूज नहीं है, उसको रिमूव कर दिया जाएगा साइट इंजीनियर के परमिशन से। एडिशनल टैक वेल्ड रिक्वायरमेंट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो टैक वेल्ड इनकॉर्पोरेटेड इनटू फाइनल वेल्ड शैल बी मेड विथ इलेक्ट्रोड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनल वेल्ड। These welds shall be cleaned prior to incorporation। दोस्तों अगर एडिशनल टैक वेल्ड की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं जहां वो टैक वेल्ड को रिमूव नहीं करना है, तो जो भी वेल्ड टैक वेल्ड करेंगे वो मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो ओरिजिनल वेल्डिंग रिक्वायर्ड है उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें टैक वेल्ड करेंगे। मल्टीपल पास टैक वेल्ड शैल हैव कैस्केड इंड बी अदरवाइज प्रिपेयर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू फाइनल वेल्ड। Tack weld incorporated into final weld that are qualified with notch toughness or requirement be made with filler metal classified which notch toughness shall be made
विथ कंपेटेबल फिलर मेटल। जो भी टैक वेल्ड करेंगे दोस्तों, जो भी है वो आइटम है, वो टैक वेल्ड का जो मटेरियल, ओरिजिनल मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही टैक वेल्ड करना है तो टैक वेल्ड करेंगे। एडिशनल रिक्वायरमेंट अगर बात करते हैं दोस्तों, एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर टैक वेल्ड इनकॉर्पोरेटेड इनटू SAW की बात करें, जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि एडिशनल रिक्वायरमेंट टैक वेल्ड होता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में। तो द फॉलोइंग शैल बी अप्लाई इनटू 5.1.8.4 के अलावा जो एडिशनल टैक वेल्ड है उसके अलावा फॉलोइंग और कुछ रिक्वायरमेंट है उसको हम फॉलो करते हैं। क्या रिक्वायरमेंट दोस्तों? तो पॉइंट नंबर 1 अगर डिस्कस करते हैं तो प्री हीट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिंगल पास टैक वेल्ड रीमेल्टेड बाई कंटिन्यूअस SAW वेल्ड। जो भी प्री हीट जो सिंगल अगर पास टैक वेल्ड मारते हैं उस केस में प्री हीट रिक्वायरमेंट नहीं होगा। वो क्या होगा दोस्तों कि SAW का जो प्रथम पास होगा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का, उसमें वो मेल्ट हो जाएगा। दिस इज एन एक्सेप्शन। क्या है? दिस इज एन एक्सेप्शन टू द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ 5.18.1। Fillet tack weld shall not be exceed 10 mm and shall not be produce objectionable change in appearance of the weld surface। जो भी टैक वेल्ड है दोस्तों उसका साइज जो भी है 10 mm से नहीं एग्जिट होना चाहिए और जो भी है उसका जो इफेक्ट सरफेस पे नहीं आना चाहिए। फिलेट वेल्ड की बात करते हैं दोस्तों, टैक वेल्ड के बारे में बात करेंगे तो टैक वेल्ड इन द रूट ऑफ जॉइंट रिक्वायर स्पेसिफिक रूट पेनेट्रेशन शैल नॉट बी रिजल्ट इन डिक्रीज पेनेट्रेशन। और अगर रूट की बात करते हैं दोस्तों तो जो भी टैक वेल्ड हम मार रहे हैं उस साइड रूट में उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, पूरा पेनेट्रेशन होना चाहिए। टैक वेल्ड नॉट कन्फर्मिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ 2 and 3। अगर जो टैक वेल्ड ऊपर 2 और 3 पॉइंट का हम लोग जो रिक्वायरमेंट बात की अगर नहीं कन्फर्म कर रहा है तो शैल बी रिमूव और रिड्यूस साइज इन सुटेबल मीन बिफोर वेल्डिंग। तो वेल्डिंग के से पहले हम उस टैक वेल्डिंग को रिमूव करना पड़ेगा। टैक वेल्ड इन द रूट ऑफ ज्वाइंट विथ स्टील बैकिंग लेस देन 8 mm thick shall be removed or made continuous or full length of the joint using SMAW with low hydrogen electrode, GMAW और FCW। अगर बात करते हैं दोस्तों टैक वेल्ड इन द रूट ऑफ ज्वाइंट विथ स्टील बैकिंग लेस देन 8 mm से अगर टैक वेल्ड का जो बैकिंग कम है तो उस केस में क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे या फिर उसको हम कंटिन्यूअस SMAW विथ लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और GMAW और SFW से हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इस सेशन को हम यहीं इंड करते हैं। होप कि अभी कुछ जो फैब्रिकेशन चैप्टर है AWS D1.1 का, इसके बारे में कुछ जनरल आइडिया आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में हम कैम्बर एंड बिल्टअप मेंबर से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।